हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मैं सी ए संतोष पांडे। बच्चों, हम क्लास 11th का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात कर रहे थे। आज ये उसका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया होगा, नोट्स वगैरह बनाए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, बार बार रिवाइज करना है। चलिए उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं पिछला हमने क्या करा था इसमें। तो इसमें हमने बच्चे क्या बातें करी थी? बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात कर ली थी हमने, अकाउंट की बात कर ली थी, कैपिटल की बात कर ली थी, ड्राइंग्स की बात कर ली थी, लायबिलिटी की बात कर ली थी हमने, एसेट्स की बात कर ली थी। तो इतनी बातें हमने यहाँ पे करी थी, 6 बातें हमने यहाँ पे करी थी एसेट्स तक की। अब बच्चे आज हम उसी में आगे चल रहे हैं और हम पॉइंट नंबर 7 की बात करने चल रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें। पॉइंट नंबर 7। तो 7 का मतलब क्या बच्चे? रिसीप्ट। 7 मीन्स पॉइंट नंबर 7 रिसीप्ट्स। अच्छे से आप लोग नोट्स बनाएंगे मेरे साथ साथ। रिसीप्ट्स बच्चे, रिसीप्ट्स क्या होती है? इट मीन्स द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। जो पैसा हमें मिल गया है या जो पैसा हमें मिलेगा। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कॉमा सेलिंग ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा। तो बच्चों, रिसिप्ट का मतलब क्या? रिसिप्ट का मतलब जो रिसीव होगा, जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। रिसिप्ट मतलब जो हमें मिला है। इट मीन्स अमाउंट रिसीव्ड, जो हमें पैसा मिल गया है, और रिसीवेबल या जो हमें मिलेगा। रिसीव्ड पैसा मिल गया है, रिसीवेबल मिलेगा, आने वाले टाइम में मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स, या तो हमने गुड्स बेचे होंगे, और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। बच्चे, रेंडरिंग का मतलब देना, सर्विस, सर्विस देना। रेंडरिंग ऑफ सर्विस मतलब सर्विस देना। तो अगर हमने गुड्स बेचा है या किसी को हमने अपनी सर्विस दी है, जैसे डॉक्टर आपका इलाज करता है तो आपको अपनी सर्विस देता है, उसके बदले में वो फीस लेता है, तो वो फीस उसके लिए क्या है? रिसिप्ट है। तो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और सेलिंग ऑफ एसेट्स। कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, उसको हमने बेच दी, तो जो पैसा मिला दैट इज ऑल्सो रिसिप्ट। अब बच्चे, रिसिप्ट को हम 2 भागों में हम बांट सकते हैं। रिसिप्ट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज: रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट। जो पैसा हमें मिलता है वो 2 प्रकार का बच्चे पैसा हो सकता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो सकती हैं या कैपिटल रिसिप्ट हो सकती है। रिसिप्ट का मतलब जो हमें मिला है या जो मिल जाएगा। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स बच्चे हम किसे कहते हैं? विच रिसिप्ट्स आर नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, विच रिसिप्ट्स आर नोन एज कैपिटल रिसिप्ट्स। तो बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ देखें। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट received or receivable in the normal course of
in the normal course of business एक्टिविटीज़। जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, मतलब जो हमारा मेन काम है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का मतलब बच्चे जो हमारा मेन काम है। जैसे मान लो हमारी परचून की दुकान है, परचून की दुकान आप समझते हैं जनरल स्टोर। तो जो हमारा जनरल स्टोर है उसमें जो हमारा मेन काम बेचने खरीदने का है, गेहूँ, चावल, चीनी, चाय पत्ती, है ना, ये सब, तो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ है। लाइक सेल ऑफ गुड्स, जो हमने गुड्स बेचा, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा, जो हमने गुड्स बेचा, जो हमने सर्विसेज रेंडर करी, उसके बदले में हमें जो पैसा मिला। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का मतलब जो हमारा मेन काम है, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, उससे जो हमें पैसा मिला। जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं, जो सर्विस हम देते हैं, उससे हमें जो पैसा मिलता है या जो पैसा मिलेगा, दैट इज रेवेन्यू रिसीव्स। तो ये इसके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, सेल ऑफ गुड्स एंड रेंटिंग ऑफ सर्विसेज। अब बच्चे कैपिटल रिसीव्स क्या है? कैपिटल रिसीव्स क्या होती है बच्चे? तो कैपिटल रिसीव्स क्या है, आइए फटाफट से देखें व्हाट इज मीन बाय कैपिटल रिसीव्स। तो कैपिटल रिसीव्स क्या है बच्चे, फटाफट से बताएं। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अमाउंट मिल गया है या मिलेगा, फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अमाउंट जो मिला है या जो मिल जाएगा किससे? फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एसेट को बेच करके जो हमें पैसा मिल रहा है। अब आप जानते हैं कि एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स वो होती हैं जो रीसेल के पर्पज के लिए नहीं होती हैं, ये तो हम बिजनेस में यूज करते हैं प्रॉफिट को कमाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। लाइक amount received from sale of machinery, हमने कोई मशीनरी बेची, या सेल ऑफ फर्नीचर हमने कोई बेचा, इससे हमें जो पैसा मिला बच्चे, दैट इज नोन एज कैपिटल रिसीव्स। तो रिसीव्स कैन बी, नाउ फर्स्ट व्हाट इज मीन बाय रिसीव्स? रिसीव्स मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और सेलिंग ऑफ एनी एसेट। तो अगर गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो मिला दैट इज रेवेन्यू रिसीव्स, और एसेट को बेच करके जो मिला दैट इज कैपिटल रिसीव्स। ये बच्चे कभी कभी हम कैपिटल रिसीव्स कभी कभी होती हैं, कभी कभी हम फर्नीचर बेचते हैं, कभी कभी हम मशीन बेचते हैं, रोज थोड़ी ना बेचते हैं। कोई खराब हो गई मशीन, फर्नीचर टूट फूट गया, उसको हमने बेच दिया, दैट इज कैपिटल रिसीव्स। और रेवेन्यू रिसीव्स का मतलब जो हमारा मेन काम है, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं। डोमिनोज है, बर्गर बेचता है, तो बर्गर बेच रहा है, उससे जो पैसे मिल रहे हैं वो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, उसका बर्गर बेचना। मैकडी का, डोमिनोज का मेन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है? पिज़्ज़ा का बेचना। तो वहाँ से जो पैसे उसे मिलेंगे दैट इज रेवेन्यू रिसीव्स। कैपिटल रिसीव्स क्या है? मान लो कोई मशीन खराब हो गई मैकडी की, कोई फर्नीचर खराब हो गया, एसी खराब हो गया, उसको उसने बेच दिया, दैट इज कैपिटल रिसीव्स। तो आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। दोनों ही केस में पैसे हमें मिल रहे हैं। तो रिसीप्ट, रिसीप्ट मतलब जो पैसा हमें रिसीव हो रहा है या रिसीव हो जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ठीक है बच्चे। अब अगर हम आगे की इसकी बात करें, एग्जाम्पल्स पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको सिर्फ डेफिनेशन पता हो, आपको एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। तो अब इसके बाद बच्चे 7वां पॉइंट हमारा ये था। नाउ वी विल मूव टू पॉइंट नंबर 8, एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 8 इज एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट का मतलब पैसा मिला और एक्सपेंडिचर मतलब जो हम खर्चा कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मतलब जो हमारी जेब से
जा रहा है। इट मीन्स, बहुत बच्चे ध्यान से देखें और मेरे साथ नोटिंग कर रहे हैं, इट मीन्स अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड। इट मीन्स अमाउंट स्पेंट, या तो पैसा खर्च हो गया है, या लाइबिलिटी इनकर्ड, मतलब लाइबिलिटी इनकर्ड मतलब कि अभी दिया नहीं है लेकिन देना पड़ेगा, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, एक तो है कि भाई हमने कोई चीज़ ली तो उसके पैसे हमने दे दिए, तो पैसे खर्च हो गए, पे कर दिए उसे, या उसको हमने वादा कर दिया कि भाई अगले महीने तुझे पैसे देंगे, तो दैट इज लाइबिलिटी इनकर्ड, मतलब कर्जा हमारे ऊपर आ गया है। इनकर्ड मतलब कर्जा आ चुका है, हमें देना पड़ेगा। ठीक है ना। फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज और परचेज ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा। तो किस लिए पैसा खर्च हुआ है, किस लिए पैसे हमें देने हैं? फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज, या तो हमने कोई गुड्स खरीदा है, या हमने कोई सर्विस ली है, या हमने कोई एसेट परचेज करी है। तो अगर कोई हमने गुड्स खरीदा, कोई सामान खरीदा जिसमें हम डील करते हैं अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में, या हमने कोई सर्विस ली जिसके पैसे हमने दे दिए या पैसे हम देंगे फ्यूचर में, या हमने कोई एसेट खरीदी उसके लिए हमने जो पैसे पे करे या हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड, मतलब पैसा देना है। यहां पे भी कुछ ऐसे ही था, पैसा मिल गया या मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर में पैसा दे दिया या देना पड़ेगा। अब बच्चे एक्सपेंडिचर को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर को बच्चे हम मेनली 3 प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और तीसरा है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसे हम कई बार डेफर्ड एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड एक्सपेंडिचर, दोनों का मतलब बच्चे सेम है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं और साथ साथ लिख भी रहे हैं, साथ साथ समझ भी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब the expenditure whose benefit is consumed or exhausted, whose benefit is consumed, whose benefit is consumed or exhausted। एग्जॉस्टेड मतलब मिल जाना, खर्च हो जाना। द एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। कोई ऐसा खर्चा किया हमने, कोई ऐसा हमने एक्सपेंडिचर किया जिसका बेनिफिट कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड मतलब मिलना, जिसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा, मिल गया या मिल जाएगा विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। हमने बात करी थी अकाउंटिंग पीरियड मतलब जिस
पीरियड की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। आमतौर से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पीरियड होता है। तो अगर कोई ऐसा हमने खर्चा करा जिसका बेनिफिट हमें उसी ही साल मिल जाएगा, तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर इसको हम देखें, पहले एक पॉइंट और लिखते हैं फिर देखते हैं। इट इज incurred to earn revenue for the business. It is incurred to earn revenue for the business. जो पैसा हम बिजनेस में कमाते हैं उसके लिए ये पैसा हम खर्च करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, ये एक हमारा अकाउंटिंग पीरियड है बच्चे, दिस इज आवर अकाउंटिंग पीरियड, ये एक हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। अब इस अकाउंटिंग पीरियड में अगर हमने यहाँ पे कोई खर्चा करा है, यहाँ पे अगर हमने कोई एक एक्सपेंसेस करा है, इसका बेनिफिट हमें यहाँ पे मिल जाएगा या यहाँ पे मिल जाएगा या इस पूरे साल कहीं पे भी मिल जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे कौन कौन से खर्चे होते हैं? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी एक्सेट्रा। हमने रेंट दिया, इस महीने का रेंट दिया, तो इसी साल इस महीने का रेंट अगर हमने दिया किसी को 10,000 रुपये अपने फैक्ट्री का या अपने ऑफिस का, तो एक ही महीने के लिए तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। उसका बेनिफिट हम कब कंज्यूम करेंगे? इसी महीने। अगले महीने फिर किराया देंगे तो फिर अगले महीने। तो जो भी हम खर्चा कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें उसी ही साल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आगे 4-5 सालों के बाद मिलेगा या अगले साल मिलेगा, ऐसा नहीं है। आज पैसा खर्च करा तो इसी साल में ही उसका फ़ायदा हमें मिल जाएगा। आज आपने बिजली का बिल भरा तो इसी महीने बिजली जला लोगे ना। आज आपने किसी को सैलरी दी तो इसी महीने उससे काम करवाओगे ना। तो जो खर्चा कर रहे हो उससे फ़ायदा भी आप इसी साल ले रहे हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका बेनिफिट हम मिलता है, हमें कंज्यूम करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं, इसका बेनिफिट हम उठा लेते हैं उसी अकाउंटिंग ईयर में जिस अकाउंटिंग ईयर में हमने इसको इनकर करा है, खर्च करा है ये पैसा। आमतौर से ये रोजमर्रा, इट इज इनकर टू अर्न द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। रोजमर्रा के जो ये रोजमर्रा वाले खर्चे होते हैं जो हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस को करने के दौरान जो खर्चे हमें रोजमर्रा में करने पड़ते हैं, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी प्रकार से बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो नाम से ही पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि इसका बेनिफिट हमें एक साल में नहीं मिलता, इसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है। द एक्सपेंडिचर whose benefit is consumed or exhausted for many years। इसका फ़ायदा हमें many years तक मिलता है, कई सारे अकाउंटिंग पीरियड में हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। ये बच्चे कौन से होते हैं? These are the expenditure incurred for purchase of assets। ये वो खर्चे हैं जो हम किसी एसेट को परचेज करने के लिए करते हैं, क्योंकि एसेट से ही फायदा हमें कई सालों तक मिलता है। लाइक परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग या परचेज ऑफ मशीनरी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमें बच्चों एक ही साल नहीं मिलेगा, बल्कि कई सालों तक, कई अकाउंटिंग पीरियड में उसका बेनिफिट हमें मिलेगा।
ये एक्सपेंडिचर आमतौर से एसेट्स को खरीदने पे हम करते हैं। मशीन खरीदी, लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीदी, तो इसका फ़ायदा हमें कई सालों तक मिलता है, इसीलिए इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला करते हैं। जहाँ तक बात आती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चे? ये कुछ वैसा ही है जैसा, अगर आपको याद होगा तो हमने फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में कुछ बात करी थी, याद है आपको? कुछ वैसा ही है। तो डेफर्ड का मतलब होता है, डेफर्ड का मतलब होता है टाल देना, डेफर मतलब टालना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब द एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें इसी ही साल नहीं मिल गया है, बल्कि एक से ज़्यादा सालों में मिलेगा। द एक्सपेंडिचर हुज benefit is consumed for more than one अकाउंटिंग पीरियड। इसका फ़ायदा हमें एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा, या इसको ऐसे भी हम कहते हैं कि दिस इज द expenditure which is written off in more than one accounting period। ये एक ऐसा खर्चा है जिसका फ़ायदा हमें कई सालों में मिलेगा। जैसे कि एडवर्टीजमेंट का हमने कोई खर्चा कराया तो उससे हमें कई सालों तक बेनिफिट मिलेगा, तो दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वगैरह, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल होता है कि एडवर्टीजमेंट में हमने खर्चा कराया तो उसका बेनिफिट बच्चे हमें 4-5 सालों तक मिलेगा, तो दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको हम एक ही साल में राइट ऑफ नहीं करते, एक ही साल में हम उसे खर्चा नहीं मानते। कैपिटल एक्सपेंडिचर का फ़ायदा तो कई सालों तक मिलता है, 2-3-4 नहीं, कई सालों तक मिलता है, 5 साल 10 साल तक इसका फ़ायदा मिल सकता है, और इसका फ़ायदा इसी ही साल मिलेगा। तो रेंट पे करा, सैलरी पे करी, इलेक्ट्रिसिटी पे करा, वेजेस दिया, गुड्स परचेज करे, रॉ मटेरियल परचेज करा, ऑल आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रोज़मर्रा के बिजनेस के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें ये मेनली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को इसके अंदर हम शामिल करते हैं। तो ध्यान रखना, ये दो बातें बहुत काम की हैं। रिसीव्स, रेवेन्यू रिसीव्स, कैपिटल रिसीव्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चे कई बारी हम रेवेन्यू रिसीव्स को हम सिर्फ रेवेन्यू भी कह दिया करते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कई बारी हम सिर्फ एक्सपेंसेस भी कह दिया करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दो बातों को। रेवेन्यू रिसीव्स को कई बारी हम सिर्फ रेवेन्यू भी कह देते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कई बारी सिर्फ एक्सपेंसेस कह के भी पुकारा करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात आती है कि एक्सपेंसेस क्या है। तो कितने पॉइंट हमारे हो गए थे, ज़रा बताएं कितने पॉइंट हमारे हो गए थे? 8 पॉइंट हो गए थे। तो पॉइंट नंबर 9 है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिया कि ये रेवेन्यू वाला ही होता है मामला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम कहते हैं। इट इज़ द expenses or cost incurred. It is the expenses or cost incurred for generating revenue। मतलब रेवेन्यू अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो खर्चे हम करते हैं, दैट इज एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल्स आप वही इसमें लिख सकते हैं, कोई अलग नहीं है।
परचेज ऑफ गुड्स, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे खर्चे इसके अंतर्गत हमारे आते हैं। बैड डेब्ट भी इसी में आता है। बैड डेब्ट का मतलब कि हमने किसी को बेचा था सामान लेकिन उसने पैसे हमें नहीं दिए। ठीक है बच्चे। अब जहां तक बात आती है कि एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस को भी बच्चे हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्सपेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस and outstanding expenses. Prepaid expenses and outstanding expenses. तो पहले हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है बच्चे, मार्च से अप्रैल से लेकर के कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है। तो प्रीपेड, प्रीपेड मतलब पहले ही पैसा दे दिया, मतलब हमने यहाँ पे पैसे पे कर दिए और इसका बेनिफिट, मान लो यहाँ पे हमने पैसे पे करे और यहाँ पे ये मान लेते हैं 1 अगस्त है, 1 अगस्त को हमने पैसे पे करे, मान लो हमने अपने मशीन की इंश्योरेंस की किस्त, इंश्योरेंस का प्रीमियम हमने यहाँ पे भरा सपोज, ठीक है, और 1 साल के लिए ये इंश्योरेंस है। तो बच्चे इसका फ़ायदा हमें अगले 1 साल तक मिलेगा, यानी कि कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा। हमारा अकाउंटिंग पीरियड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका बेनिफिट बच्चे अगले सालों में भी मिलेगा, अगले सालों में भी ये इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। मतलब इस साल का भी खर्चा हमने इसी साल पे कर दिया, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस साल का भी खर्चा इसी साल पे कर दिया। इंश्योरेंस कराया यहाँ पे 1 साल तक के लिए, वो वैलिड है। हमारा साल तो यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन इसका मतलब कि कुछ इसका हिस्सा जो यहाँ पे किस्त दी है वो अगले साल में भी उसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये जो खर्चा है जिसका बेनिफिट हमें अगले सालों में भी मिलेगा, जिसका बेनिफिट हमें अगले सालों में भी मिलेगा, उसे हम बोला करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस का बेनिफिट अगले साल में मिलेगा, और हमने क्या देखा था कि एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट इसी ही साल कंज्यूम हो जाए वो तो एक्सपेंसेस है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमने तो अगले साल का भी दे दिया, तो इसका बेनिफिट हमें अगले सालों में भी मिलेगा, और चूंकि अगले सालों में इसका बेनिफिट मिलेगा बच्चे, इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को बच्चे हम करंट एसेट बोलते हैं। करंट एसेट, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होती है वो हमारी करंट एसेट होती है, क्योंकि इस खर्चे का बेनिफिट हमें अगले सालों में मिलेगा। जो हमने 10,000 की किस्त दी उसका मान लो 12,000 की किस्त थी और 12 महीने तक उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये अगर मान लो 6 महीने हैं तो 6 महीने के लिए जो है वो एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो 6,000 से बेनिफिट इसी साल मिल गया, लेकिन 6,000 का बेनिफिट अगले साल मिलेगा। चूंकि अगले साल मिलेगा बेनिफिट, फ्यूचर में मिलेगा, दैट इज वाई दिस एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज करंट एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है? द एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस। एक ऐसा खर्चा जो कि हमने एडवांस में दे दिया, देना यहां था लेकिन पहले ही दे दिया है, एंड बेनिफिट बिल बी received in future oblique next years। नेक्स्ट ईयर में हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। ये करंट एसेट के रूप में हम इसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है बच्चे? ये अप्रैल से लेके ये मार्च तक का हमारा
अकाउंटिंग पीरियड था, फाइनेंशियल ईयर है। अब इसमें बच्चे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने कुछ परचेज करा था, या यहाँ पे किसी को हमें सैलरी देनी थी, यहाँ पे हमें किसी को सैलरी देनी थी, या यहाँ पे हमने किसी से कुछ परचेज करा था। लेकिन बच्चे साल बीत गया, साल बीत गया, साल बीत गया, साल बीत गया, और अभी तक हमने उसके पैसे नहीं दिए। और अभी भी ये अगला वाला साल शुरू हो गया है, अगला वाला साल शुरू हो गया, लेकिन अभी भी हमने उसके पैसे नहीं दिए। सैलरी कितनी थी? सपोज 6,000 रुपीज़। तो यहाँ पे ये जो है अगले साल भी, मतलब 31 मार्च आ चुका है, लेकिन अभी हमने पैसे नहीं दिए, 31 मार्च तक पैसे नहीं दिए, अगले साल भी पैसे नहीं दिए। तो 31 मार्च को चूंकि हमारा साल खत्म हो गया, तो अब ये जो पैसा हमें देना है इसे बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है, मतलब ये खर्चा हो तो गया है, उसको हमने काम ले लिया है उस बंदे से, लेकिन उसको हमें सैलरी नहीं दी, हमें सैलरी देनी पड़ेगी। ये खर्चा हमारे सर पे भी लदा हुआ है, तो इसीलिए हम इसे बच्चे करंट लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी हमारे लिए है, क्योंकि हमने फ़ायदा उठा लिया है, लेकिन अभी हमने पैसे पे नहीं करे हैं। यहाँ पे पहले ही पैसे दे दिए, बेनिफिट नहीं मिला, यहाँ पे बेनिफिट ले लिया है, लेकिन अभी पैसे नहीं दिए। तो क्या कह सकते हैं? The expenses incurred या बेनिफिट कंज्यूम्ड, मतलब फायदा उठा लिया है, बट पेमेंट इज नॉट मेड। मतलब मार्च महीने की उसकी सैलरी थी 6,000 रुपीज़, मार्च भर में उसने काम कर लिया पूरे मार्च, 31 मार्च को हमें उसके पैसे देने थे 6,000, लेकिन नहीं दिए, तो 31 मार्च को हमारे लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कहलाएगी। और वो हमें फ्यूचर में ही, ये थोड़ी ना कि 4-5 साल तक नहीं देंगे, अरे भाई अगले महीने कभी आप दे देना, अगले 1-2 महीने में, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चूंकि 12 महीने के अंदर ही उसको हमें सेटल करना पड़ेगा, निपटारा करना पड़ेगा, दैट इज करंट लायबिलिटी के रूप में उसे हम दिखाएंगे। तो इसका बेनिफिट ले लिया है, लेकिन पेमेंट नहीं करी है, और यहाँ पेमेंट कर दी थी, लेकिन इसका बेनिफिट हमें अभी नहीं मिला है। अब बच्चों अगली बात आती है हमारी 10th, इनकम। इनकम है ये, इट मीन्स प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अपने अकाउंटिंग पीरियड में, अपने साल में, ये 2021 का साल चल रहा है, तो इस वाले फाइनेंशियल ईयर में जो भी हमने प्रॉफिट अर्न करा है, दैट इज इनकम। इनकम इज ए broader term and it includes profit also। इनकम बच्चे एक ब्रॉडर टर्म है, एक बड़ी चीज है, इसमें प्रॉफिट भी होता है। मतलब इनकम में अगर मैं लिखूं तो इनकम का मतलब क्या? जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है प्लस जो नॉन ऑपरेटिंग
एक्टिविटी होती है, दोनों को मिला करके जो आता है दैट इज इनकम। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो रोजमर्रा का काम है वहां से जो आता है वो प्रॉफिट आता है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब कहीं से हमें इंटरेस्ट मिल गया या कहीं से हमें डिविडेंड मिल गया, किसी को हमने उधार दिया था इंटरेस्ट मिल गया, किसी फॉर्म में हम किसी कंपनी में हमने शेयर खरीद रखे थे वहाँ से कुछ हमें डिविडेंड मिल गया, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमारा कोई बिजनेस का काम नहीं है, मेन काम नहीं है, तो वहाँ से जो मिला इंटरेस्ट या डिविडेंड। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमने सेल करके अपने प्रोडक्ट को जो पैसा कमाया, जहाँ से प्रॉफिट हुआ, तो दोनों को मिला करके इनकम आती है। तो इसीलिए लिखा हुआ है इनकम इज ए ब्रॉडर टर्म, इनकम बड़ी चीज़ होती है, इसमें प्रॉफिट भी शामिल होता है। मतलब प्रॉफिट और जो इधर उधर से कुछ और इनकम होती हैं दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द इनकम। प्रॉफिट it is the income earned by, it is the income earned by business from ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हमारा मेन काम है, मैगडी का मेन काम बर्गर बेचने का है, किराने वाले परचून की दुकान का मेन काम गेहूं चावल चीनी बेचना है, वहां से जो पैसा आया दैट इज प्रॉफिट। ये दो प्रकार के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की जगह कई बारी ग्रॉस लॉस भी हो सकता है और नेट प्रॉफिट की जगह कई बारी नेट लॉस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है आप लोगों को? बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो हमारा मेन काम है, जहां से हम पैसा कमाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें यहां पे एक बात का और आप ध्यान रखेंगे, आमतौर से बच्चे लिसन केयरफुली, आमतौर से जो इनकम है और प्रॉफिट है जनरली हम उसको एक ही मानते हैं। अगर मान लो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना होती तो यहां पे भी इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही हो रही थी, जो कि प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हो रहा है। तो जनरली हम इनकम और प्रॉफिट को एक ही ट्रीट किया करते हैं और इसको हम रिवेन्यू, इसको हम रिवेन्यू रिसीव्स माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या सिंपली रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस के द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं। रिवेन्यू रिसीव्स मतलब रिवेन्यू, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस, शॉर्ट रूप में इसे हम इस प्रकार से बोलते हैं। तो इनकम या प्रॉफिट, वैसे तो इनमें अंतर होता है लेकिन फिर भी जनरली आमतौर से दोनों को हम एक ही ट्रीट करते हैं और कहते हैं इनकम या प्रॉफिट रिवेन्यू रिसीव्स मतलब रिवेन्यू माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस होता है। 11 के बाद पॉइंट नंबर 12 की बात आती है। तो 12 में बच्चे सबसे पहले हम बात करेंगे परचेजेस की। तो परचेजेस क्या होता है? परचेजेस का मतलब जो हम रीसेल के लिए परचेज करते हैं। इट मीन्स गुड्स और मटीरियल
परचेज्ड फॉर रीसेल। भाई हमने गुड्स खरीदा, मान लो स्टेशनरी की हमारी शॉप है, तो स्टेशनरी हम बुक्स या बाकी स्टेशनरी के सामान खरीदते हैं तो उसको हम बेचते हैं। या हमने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, मान लो हमने ये पेन बनाना है और पेन बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल खरीदा, उससे हमने ये पेन बनाया, प्लास्टिक खरीदा और पेन बनाया, तो वो प्लास्टिक जो रॉ मटेरियल है वो भी बच्चे परचेजेस ही कहलाएगा। परचेजेस का मतलब जो हमने गुड्स परचेज करा, बनाया, जिसको हम आगे रीसेल करेंगे। या हमने कोई मटेरियल का मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल है, जो कि हमने रॉ मटेरियल परचेज करा है और फर्दर उससे हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर हम उसको बेचेंगे। तो परचेजेज में दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो गुड्स जो कि हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी होती है, और दूसरा रॉ मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड सम प्रोडक्ट। या हमने कोई रॉ मटेरियल खरीदा जिससे हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर बेचेंगे हम। लेकिन ध्यान रखना है, इन दोनों, चाहे हमने बनाया सामान खरीदा या गुड्स मतलब गुड्स, या हमने रॉ मटेरियल खरीदा उससे कोई हमने प्रोडक्ट बनाया, इन दोनों का पर्पज ही क्या होता है, रीसेल, कि कल उसको हम बेचेंगे। अब बच्चे जो हम बेचते हैं, जो परचेजेस होती हैं, ये दो प्रकार की परचेजेस हो सकती हैं। एक हो सकती है कैश परचेज, भाई हमने गुड्स खरीदा या रॉ मटेरियल खरीदा, कैश परचेज। एक हो सकती है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब हमने उधार खरीदा है। तो कैश परचेज का मतलब क्या होता है, पेमेंट इज मेड इमीडिएटली। पेमेंट इज मेड इमीडिएट, इसमें तुरंत हमने पेमेंट कर दिया। और क्रेडिट परचेजेस में क्या होता है, पेमेंट इज नॉट मेड immediately but will be made in future। हमने गुड्स खरीदे, हैंड टू हैंड पे कर दिया, तो उस परचेज को कैश परचेज। हमने गुड्स खरीदा लेकिन पेमेंट हम उसको अगले महीने करेंगे, 15 दिन के बाद करेंगे, दैट इज क्रेडिट परचेज। अब बच्चे इसी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, कई बार हम परचेज करके लाते हैं तो उसको हम कुछ उसमें कमी निकल आई, क्वालिटी उसकी खराब थी, टूट फूट निकल आई, डैमेज था प्रोडक्ट, तो उसको हम वापस कर देते हैं जिससे हम खरीद के लाए हैं। इट मीन्स परचेजेस रिटर्न ड्यू टू बैड क्वालिटी, डैमेजेस एक्सेट्रा। बच्चे परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कह के पुकारते हैं। तो परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड, भाई हमने परचेज करा था, हम उसको लौटा रहे हैं। मैंने ये परचेज, मैं स्टेशनरी वाला हूँ, मैंने ये पेन परचेज करा था, अब पता लगा कि मैंने ये वाला नहीं मंगाया था, या इसमें कुछ स्क्रैचेस हैं, ये ख़राब है, ये चल नहीं रहा, तो मुझे इसे वापस करना पड़ेगा। तो मैं इसको वापस करूँगा तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। फोर्टीन है सेल्स। सेल्स का मतलब जो हमारा मेन काम है, जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं,
अब बेचते कैसे होंगे? या तो खरीद करके लाए हैं, उसको बेच दे रहे हैं थोड़ा मुनाफा लेके, या हम बनाते हैं और बेचते हैं। इट मीन्स द सेल ऑफ गुड्स, it means the sale of goods in the it means the sale of goods in the ordinary course of business। ये कैसा हो सकता है जो हमने गुड्स बेचा है? परचेज्ड गुड्स, जो हम परचेज करके लाए थे वो हो सकता है, या हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सोल्ड, या हमने पहले प्रोडक्ट को बनाया होगा फिर हमने बेचा होगा। भाई एक बात बताइए, कोई व्यक्ति होगा, कोई बिजनेसमैन होता होगा, वो सामान कहीं से खरीद के लाता और आगे बेच देता है, तो परचेज गुड्स उसने बेचा। या वो बनाता होगा, जैसे मारुति वाला है, कार बनाता है फिर बेचता है, तो दोनों ही उसके मेन काम है, उसकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। समझ आ रही बच्चों बात? फटाफट से कॉपी करो यहाँ पे, यहाँ तक। ठीक है। अब बच्चे ये जो सेल्स है, ये सेल्स भी दो प्रकार की हो सकती है, या तो आपने खरीद के ला करके आगे बेच दिया होगा, या हमने बनाया होगा फिर उसको हमने बेचा होगा। तो ये दो प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, एक तो कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज, सॉरी सेल्स की बात हो रही है। एक तो कैश सेल्स और दूसरा क्रेडिट सेल्स। भाई हमने बेचा, अपने प्रोडक्ट को सेल करा और तुरंत पैसे मिल गए। हमने अपने प्रोडक्ट को बेचा लेकिन पैसे बाद में मिलेंगे, चलता है बिजनेस में। तो पेमेंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली, तुरंत ही पैसा मिल गया। और यहां पे पेमेंट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, अगले महीने या 15 दिन के बाद, जैसा भी आपने बात करी होगी। तो ये सेल्स है। 15 सेल्स रिटर्न, जिसको हमने बेचा था अपना प्रोडक्ट, उसने हमें वापस कर दिया, उसको पसंद नहीं आया, उसमें कुछ कमी निकल गई, तो इट मीन्स द रिटर्न ऑफ गुड्स विच वर सोल्ड अर्लियर, जो हमने पहले बेचा था उसमें कोई कमी निकल आई, पुअर क्वालिटी थी, लो क्वालिटी थी, डैमेज था, कुछ ब्रेकेज था, उसने हमें वापस कर दिया। और इसी को हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। चूंकि हमने बेचा था और कस्टमर ने हमें लौटा दिया, तो माल हमारे पास आ रहा है, अंदर हमारी तरफ आ रहा है, तो दैट इज सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड। तो
अभी तक हमने क्या क्या बातें कर ली? अभी तक हमने आज क्या क्या बातें करी? रिसीव्स, रेवेन्यू रिसीव्स, कैपिटल रिसीव्स, रेवेन्यू रिसीव्स मतलब रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपने एडवांस में पे कर दिया है, बेनिफिट अभी नहीं मिला है, आपने बेनिफिट ले लिया है लेकिन आपने पे नहीं करा है। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। इनकम, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों का समेशन। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी दो प्रकार से हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। इनकम प्रॉफिट जनरली एक ही मानते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। परचेजेस, जो हमने अपनी गुड्स या रॉ मटेरियल जो हम परचेज करके लाए हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं, रीसेल के लिए लाए हैं। कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस हो सकती हैं, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड भी जिसे कहते हैं। सेल्स, जो हमने प्रोडक्ट खरीद करके ला के बेचा या बना करके बेचा, दैट इज सेल्स। ये हमारी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, मतलब हमारा मेन काम होता है। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। 15 पॉइंट हो चुके हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और रह गए हैं। 15, 16 गुड्स। अब गुड्स पे ध्यान दीजिएगा। गुड्स का मतलब क्या? गुड्स का मतलब क्या? इट मीन्स physical items which are purchased and sold in the normal course of business। ये फिजिकल आइटम्स है। फिजिकल का मतलब ऐसा, पेन, बुक, कॉपी, मोबाइल फोन, टीवी, चेयर, टेबल, ये सब क्या है? गुड्स हैं। फिजिकल आइटम्स हैं विच आर परचेज एंड सोल्ड, जो कि हम खरीदते बेचते हैं इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब जो हमारा मेन काम होता है। इट मीन्स द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स, जिसमें बिजनेस डील करता है, इन विच बिजनेस डील्स। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए जो टीवी है, जो मोबाइल फोन है, जो रेफ्रिजरेटर है, ये सारे क्या है? उसके लिए गुड्स हैं। फर्नीचर वाले के लिए टेबल है, सोफा है, बेड है, सब गुड्स हैं। मैगडी के लिए कोका कोला है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, सब गुड्स हैं। मोबाइल वाले के लिए मोबाइल फ़ोन गुड्स है। परचून की दुकान, किराने के लिए चीनी, चाय पत्ती, गेहूं, चावल, वो सब क्या है? गुड्स हैं। तो गुड्स का मतलब फिजिकल आइटम्स जो कि आमतौर से परचेज और सेल बिजनेस करता है अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में। ये वो चीज़ है जिसमें बिजनेस डील करता है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए ये गुड्स होंगे। स्टॉक, बच्चे स्टॉक की बात करते हैं, इसे कई बारी हम इन्वेंट्री भी बोल देते हैं। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक का मतलब, स्टॉक में 3 चीजें शामिल होती हैं। स्टॉक ऑफ स्टॉक की बात हम कर रहे हैं। स्टॉक में बच्चे आमतौर से 3 चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? स्टॉक ऑफ
फिनिश गुड्स, जो बना बनाया माल हमारे पास बचा हुआ है, गोदाम में रखा हुआ है, प्लस स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, मतलब जो रॉ मटेरियल कच्चा माल हमारे पास बचा हुआ है, और स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब थोड़ा बचा हुआ, थोड़ा बना है लेकिन कंप्लीट नहीं है, 25% काम हुआ है, अभी इस पे काम होना बाकी है, 40% काम हुआ है, 60% काम बचा हुआ है। तो स्टॉक का मतलब जो हमारे पास क्वांटिटी रिमेनिंग अनसोल्ड है, जो क्वांटिटी अभी हमने बेचा नहीं है, हमारे पास गोदाम में बना बनाया रखा है या रॉ मटेरियल रखा है, उससे प्रोडक्ट बना के फिर बेचेंगे, या आधा बना हुआ है उस पर अभी कुछ और काम होगा फिर हम बेचेंगे, दैट इज स्टॉक। स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री। इसके बाद बच्चे हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल की। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड माने बिजनेस, रिसीव मतलब जो मिलेगा, ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिजनेस से हमें जो पैसा मिलेगा। इट मीन्स द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जो हमने किसी को अपना गुड्स बेचा या हमने किसी को अपनी सर्विसेज दी तो उससे हमें जो पैसा मिलेगा। बच्चे ट्रेड रिसीवेबल को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, DEBTOR, इसे डेप्टर नहीं डेटर बोलते हैं, डेटर भी यहाँ पे साइलेंट होता है, और एक होता है बिल रिसीवेबल। तो डेटर क्या होता है बच्चे? डेटर इज ए पर्सन, डेटर इज ए person who owes, debtor is a person who owes amount to the business। ये वो है जिसने बिजनेस का पैसा उधार, जिसको बिजनेस को पैसे देने हैं। क्यों देने हैं? डेटर इज ए पर्सन हु ओज द अमाउंट टू द बिजनेस बिकॉज goods are sold to him on credit। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपना सामान उधार बेचा था। भाई हमारी कंपनी है, हमारा बिजनेस है, हमने किसी राम को हमने अपना प्रोडक्ट क्रेडिट सेल किया, उधार बेचा, तो हमें उससे पैसे लेने हैं ना। राम ओज बिजनेस, राम ने बिजनेस से पैसा ले रखा है। क्यों? ड्यू टू क्रेडिट सेल, क्योंकि उसने सामान क्रेडिट पे खरीदा। तो राम को हम बोलेंगे डेटर, राम को हम डेटर बोलेंगे। और आपको याद होगा डेटर बच्चे कौन होता है? करंट एसेट्स होता है। और बिल रिसीवेबल क्या होता है? यही राम ही है। अगर हम उसको बोले कि भाई ऐसा है कि जुबानी नहीं, एक कागज पे लिख देते हैं कि तूने इतने का माल खरीदा है और तू फलाने दिन पैसे देगा। दोबारा से सुनते हैं डेटर कौन होता है? फर्म ने राम को 10,000 रुपए का सामान बेचा, उसने बोला ठीक है 15 दिन बाद मैं पैसे दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है जा, तो राम डेटर है। राम ने सामान खरीदा 10,000 रुपए का, उसने कहा 15 दिन बाद पैसे दे देगा। मैंने कहा रुक जा भाई रुक जा, ये ले कागज, इस पे तू लिख करके साइन कर दे कि किस दिन पैसे देगा। उसने लिख करके कागज पे और साइन करके दे दिया। इससे क्या हुआ कि मुझे अब यकीन हो गया कि नहीं उस दिन वो पैसे दे ही देगा। वो भी अब डरेगा कि यार लिख के दे रखा है, इसलिए उसको पैसे देना ही पड़ेगा, मुकर नहीं सकता है। तो उसको हम बोलेंगे फिर बिल रिसीवेबल। इट मीन्स बिल ऑफ
एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर। जो डेटर था उसने बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एक कागज पे लिख करके मुझे दे रखा है कि हाँ ठीक है, मैंने आपसे सामान खरीदे हैं और मैं पैसे आपको दूंगा। कौन सा कागज? द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, जिसका पैसा फ्यूचर में मिलेगा। तो अगर किसी को सामान हमने बेचा 10,000 रुपए का, तो पैसे उधार जो बेचा, कैश बेचा तो बात खत्म, कैश बेचा तो ट्रेड रिसीवेबल का मामला नहीं आएगा, वहां तो पेन बेच दी, तुरंत पैसे ले लिए, दैट इज कैश सेल। लेकिन अगर उधार बेचा तभी ट्रेड रिसीवेबल का मामला बनेगा। इट मीन्स अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और रेंटिंग ऑफ सर्विसेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे अगर बेचा है तभी ये मामला बनेगा। तो अगर जुबानी बात है तो डेटर, अगर उसे कागज में लिखवा लिया है तो बिल रिसीवेबल। दोनों ही केस में पैसे मिल जाएंगे। यहां पे थोड़ी सेफ्टी ज्यादा रहती है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। 19 ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, it means the amount payable for purchase of goods and services in the ordinary course of एक्टिविटीज़। भाई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी मतलब जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, जिस गुड्स में हम डील करते हैं, उसको हमने बच्चे उधार में खरीदा है और उसके पैसे हमें पे करने हैं, दिए नहीं हैं। इट मीन्स द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन क्रेडिट। हमने उधार पे खरीदा हुआ है तो उसको पैसे हमें देने पड़ेंगे। अब ये जो पैसे हम उसे देंगे वो ट्रेड पेबल है, उधार की बात हो रही है, क्रेडिट परचेज की। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल। अब अगर क्रेडिटर का मतलब कि मैं खरीद के लाया हूं उधार सामान और मैंने बोला है, जुबानी बात हुई, हाँ ठीक है पैसे मैं उसे दे दूंगा, तो इट इज ए पर्सन टू whom the business owes the amount because of credit purchase. It is a person to whom the business owes, बिजनेस को देना है, क्यों? क्योंकि उसने क्रेडिट परचेज करा हुआ है। तो जिससे करा है, राम से परचेज करा है, उसे पैसे देने हैं, तो राम को हम क्या बोलेंगे? हमारा बिजनेस, हमारी फर्म, हमारी इंटरप्राइज राम को क्या बोलेगी? क्रेडिटर। और अगर हमने जुबानी बात कर रखी है तो क्रेडिट, और अगर कागज पे लिखवा रखा है तो वो बन जाएगा हमारा बिल्स पेबल। It means bill of exchange. It means bill of exchange accepted by the creditor. क्रेडिटर ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, सिमिलर है। यहां पे हमने बेचा था, हमें पैसा कल को मिलेगा, यहां पे हमने खरीदा है, हमें कल को पैसा देना पड़ेगा। कागज पे लिखवा लिया है
बिल्स पेबल। ये सभी बातें तभी आएंगी जब क्रेडिट परचेज होगी, कैश परचेज होगी तो सब बातें नहीं आएंगी। 20 बाउचर। बाउचर मतलब क्या होता है? बाउचर मतलब कागज, बिल, जो कि एक प्रकार का सबूत है कि हाँ कोई लेन देन हुआ है। इट इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन। ये एक कागजी सबूत होता है कि हाँ कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे बिल, इनवॉइस, कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। जब हम किसी से कुछ खरीदते बेचते हैं तो हमें बिल मिलता है या इनवॉइस मिलता है, वो पर्ची मिलती है। कैश मेमो, किसी को हमने पैसे दिए, कैश मेमो। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब हम आगे देखेंगे। ये सब वाउचर हैं, ये बताते हैं कि हाँ कुछ खरीदा या कुछ बेचा गया है, वो सबूत है, वो पर्ची जो है। 21 डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब रिडक्शन इन प्राइस। ये 10 रुपए की पेन थी, कंपनी ने मुझे 8 रुपए में दे दी, तो 2 रुपए प्राइस रिड्यूस हो गया, तो दैट इज डिस्काउंट। अब डिस्काउंट बच्चे दो तरीके से हो सकता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस में कमी कर दी गई, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट given when a certain value or certain quantity of goods are purchased। मतलब कंपनी ने बोला था अगर आपने 100 kg परचेज किया तो वैसे तो ये 1000 रुपीज़ का होगा, लेकिन हम आपको डिस्काउंट देंगे 10% और आप इस केस में हमें सिर्फ 900 ही पे करना। लेकिन शर्त क्या है कि अगर हमने 100 kg खरीदा, अगर हमने 90 kg खरीदा तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सर्टेन क्वांटिटी, एक निश्चित क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। या कंपनी की पॉलिसी थी कि अगर कोई 10,000 रुपये का खरीदेगा तो उसे डिस्काउंट मिलेगा 10%। तो किसी ने 10,000 रुपये का खरीदा या उससे ज़्यादा का खरीदा तो उसे 10,000 रुपये में 10% का डिस्काउंट मिलेगा और उसे कितना देना पड़ेगा? 9,000 रुपये। तो सर्टेन वैल्यू या सर्टेन मतलब एक निश्चित रुपए का सामान आप खरीदेंगे या निश्चित क्वांटिटी का आप सामान खरीदेंगे तो आपको कंपनी कुछ छूट देगी, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान रखना है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यानी कि जब बुक में रिकॉर्ड होगा तो सिर्फ 900
या सिर्फ 9,000 रुपीज़ का ही सामान बेचा गया है, ऐसा ही लिखा जाएगा। ये कभी नहीं पता लगेगा कि 1000 का सामान था, 1000 का कहीं जिक्र नहीं होगा। डिस्काउंट देने के बाद जो है वही बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जबकि कैश डिस्काउंट क्या होता है बच्चे? कैश डिस्काउंट क्या होता है? तो कैश डिस्काउंट जैसे नाम से ही पता है कि कैश डिस्काउंट कब होता है। कैश डिस्काउंट होता है फॉर टाइमली और अर्ली पेमेंट। टाइमली और अर्ली पेमेंट मतलब किसी ने यहां सामान परचेज करा था, हमने यहां पे किसी को हमने सामान बेचा था यहां पे, और हमने उसको 2 मंथ के लिए बेचा था। यहां पे हमने सेल करी थी 1000 रुपीज़ की, और हमने उसको बोला था कि तू यहां पे पे करियो, 2 मंथ के बाद। लेकिन बाद में हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी। फर्म ने उसको बोला, जिसको बेचा था कस्टमर को, कि अगर तू पहले पैसे दे देगा ना, अगर तू यहाँ पैसे दे देगा ना, तो हम तुझे डिस्काउंट देंगे 10% का। उसने मान लो यहाँ पे आकर के पैसे पे कर दिए, और उसने हमें 10% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 900 रुपये हमें उसने पे करे। तो यहाँ पे उसने एक सर्टेन क्वांटिटी, एक सर्टेन वैल्यू का सामान नहीं खरीदा था। यहाँ पे उसने टाइमली या जल्दी पेमेंट कर दिया था। मान लो हमें लग रहा था कि यार इस दिन ही पता नहीं पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, इस दिन के बाद भी वो कह रहा भाई मैं पेमेंट आपको 4 दिन बाद करूँगा, फिर लालच दिया कि भाई तू आज पेमेंट कर दे तो 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसे हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बुक में दोनों रिकॉर्ड होगा, जो 900 आपको मिला है उसे भी आप रिकॉर्ड करेंगे, और जो आपने 100 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है वो भी आप रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट की बात हमने कर ली, तो ध्यान रखिएगा डिस्काउंट 2 तरह का होता है। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं आगे। ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा था? 21 पॉइंट थे, सारे पॉइंट लगभग हमने कवर कर लिए हैं। 21 पॉइंट था। नाउ 22 पॉइंट नंबर 22, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मतलब कि हमने किसी को प्रोडक्ट, अपना गुड्स बेचा था और उसने हमें पैसे नहीं दिए, हमारे पैसे डूब गए, उसने पैसे हमें नहीं दिए, हमारे पैसे किसी ने नहीं दिए। इट मीन्स द अमाउंट नॉट रिकवरेबल। ये जो हमने क्रेडिट सेल करा था ना, तो क्रेडिट सेल जो करा था, जो हमारे डेटर थे उन्होंने कुछ पैसे हमें नहीं दिए, हमारे कुछ पैसे मर गए। उसके बाद बच्चे कुछ छोटी मोटी बातें और हैं जिसके हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी मीन्स, इट मीन्स द बिजनेस या इंटरप्राइजेस या फर्म। मारुति कंपनी है तो वो एक एंटिटी है, मारुति कंपनी है वो एक बिजनेस है, मारुति कंपनी है वो एक एंटरप्राइज है, मारुति कंपनी है वो एक फर्म है या कंपनी। मैगडी है, एक एंटिटी है। एंटिटी का मतलब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक कोई कंपनी, एक कोई बिजनेस, एक कोई फर्म। एंट्री, एंट्री मतलब लिखना, एंट्री मतलब लिखना। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स।
एंट्री का मतलब हमने परचेज किया, उसको हम अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं, हमने सेल करा, उसको हम अपने बिजनेस अपने बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज एंट्री। एंट्री और एंटिटी दोनों अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखना है। कुछ छोटी छोटी बातें यहां पे आपको बता दे रहा हूं। मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स इन विच फर्म डील्स। जो गुड्स होता है बच्चे उसे हम मर्चेंटाइज भी बोलते हैं। मर्चेंडाइज जो गुड्स होता है उसको मर्चेंडाइज भी बोलते हैं। प्रोप्राइटर तो आप जानते ही हैं। प्रोप्राइटर कौन होता है? द ओनर ऑफ बिजनेस को हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स आपको पता चलें जिससे कि कुछ भी आप से रह ना जाए। एक और शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं, रिबेट। रिबेट क्या होता है? इट इज रिडक्शन इन प्राइस। बच्चे रिबेट का मतलब भी कुछ डिस्काउंट के जैसा होता है, ये भी रिडक्शन इन प्राइस ही होता है, बट गिवन आफ्टर सेल ऑफ गुड्स। ये सेल करने के बाद रिबेट दी जाती है। मतलब क्या हुआ कि हमने सामान बेच दिया, सारा कुछ हो चुका है, अब बाद में हम उसे कह रहे हैं, अब मान लो जिसको हमने सामान बेचा उसने वहां पे अपने घर पे ले जाकर के सामान को खोला, पता लगा उसमें कुछ टूट फूट थी। उसने बोला भाई हम आपको वापस करेंगे। हमने कहा ठीक है वापस मत करो यार, सामान खराब है थोड़ा, ठीक है थोड़े पैसे कम दे देना। चलो 10,000 रुपये देने थे, 8,000 रुपये दे देना, 2,000 रुपये कम दे देना, तो दैट इज रिबेट। तो यहां पे एक बात और यहां रखना है, इट इज गिवन फॉर purposes other than for which डिस्काउंट इज गिवन। बच्चे डिस्काउंट जिस लिए दिया था, पता है डिस्काउंट क्यों दिया था हमने उसे? बताओ डिस्काउंट क्यों दिया था? डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब या तो एक निश्चित क्वांटिटी खरीदे या निश्चित अमाउंट का खरीदे, या वो जल्दी पैसे दे। तो यहां पे ना तो वो जल्दी पैसे दे रहा है, ना वो एक निश्चित अमाउंट का खरीद रहा है, ना वो निश्चित वैल्यू का खरीद रहा है, फिर भी हम उसको रिडक्शन इन प्राइस दे रहे हैं। क्यों? शायद वहां पे जाके उसने देखा तो क्वालिटी खराब निकली, पूरा लौटा नहीं रहा वो तो लौटाने को आ रहा था, मैंने कहा यार लौटा मत, थोड़े पैसे कम दे दिए, तो दैट इज रिबेट। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे, इसको आप लोग बहुत अच्छे से लर्न करें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं और इसको बहुत अच्छे से आप बार बार रिवाइज करें। अगर मैं आपको याद दिलाऊं एक बार कि हमने आज क्या क्या करा, तो रिसीप्ट्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, गुड्स, स्टॉक इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, वाउचर्स, डिस्काउंट, बैड डेप्ट, एंटिटी, एंट्री, मर्चेंडाइज, प्रोप्राइटर, रिबेट। इतनी सारी बातें हमने यहाँ पे करी हैं। एक बात आपको थोड़ी सी और बताऊं, वैसे इसको बाद में बताना है, डेबिट और क्रेडिट। वैसे तो इस पे पूरा हमारा चैप्टर है, लेकिन फिर भी जरा सा इसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं। डेबिट क्या होता है? इट इज
इट इज लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। और क्रेडिट क्या होता है? इट इज राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। जैसे हमने पहले बात करी थी कि अकाउंट बच्चे होता है, आमतौर से जो अकाउंट होता है उसको हम टी शेप में बनाते हैं। तो ये जो दो पार्ट में इसके दो साइड्स हो गए, तो इसे हम बोलते हैं डेबिट। डेबिट को बच्चे आमतौर से हम डीआर बोलते हैं, और ये वाला जो साइड है इसे हम बोलते हैं क्रेडिट, इसे हम सीआर। यानी कि ये डीआर डेबिट वाली साइड है और ये सीआर क्रेडिट वाली साइड है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीखेंगे, पूरा का पूरा एक चैप्टर है। तो बच्चे इतनी बातें अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बार बार वीडियो को देख करके अच्छे से रिवाइज करें और नोट्स बनाएं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत जल्द आपको थर्ड चैप्टर का वीडियो मिलेगा। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।